हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आप लोगों की जैसे कि परीक्षाएं निरंतर चल रही है, तो हम आज हमारा जो 7वां अध्याय है स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय है 7वां, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक पार्ट रहेगा, उसको भी हम कल तक कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा कि पता है 28 को एग्ज़ाम आपकी, 23 को हिंदी का एग्ज़ाम है, उसके बाद में आपकी छुट्टियाँ रहेगी, तो आप 3 दिन में काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर सकोगे। साथ में परीक्षा जो दे रहे बच्चे उनके लिए तो है, बाकी जो 11वीं क्लास में भी पढ़ रहे हैं और अभी छुट्टियाँ आएगी, तो वो बच्चे भी गर्मियों की छुट्टियों में वीडियो देख ले, ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो जाए जो 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल के क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं, चाहे वो लेक्चर का एग्ज़ाम हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। क्योंकि राजनीति विज्ञान है जो जीके का भी एक पार्ट है और अपने आप में एक स्पेशल सब्जेक्ट भी है, तो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट, तो सभी को पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चल, तो बिना देरी किए हुए हमने ये क्षेत्रीय आकांक्षा में आधा अध्याय कर लिया था, ये लगभग जहाँ से हमें शुरू करना है विभिन्न समस्याओं को देखा था, और जम्मू कश्मीर को देखेंगे आज। हमने यहाँ तक पूरा कर लिया था ना, भाषा के आधार पर राज्य, ये द्रविड़, भारत में द्रविड़ आंदोलन कर लिया था, और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को देख लिया था। आज देखेंगे यहाँ से कश्मीर और नागालैंड की समस्या विकट जटिल कैसे हुआ इनका समाधान। सबसे पहले देखते हैं हम जम्मू कश्मीर। कश्मीर मुद्दा था भारत पाक के बीच एक ये बड़ा मुद्दा था। जम्मू एवं कश्मीर में इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू मायने रखते थे। कश्मीर का सवाल था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति में स्वायत्तता का ज़्यादा मसला रहा था, और जम्मू कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र, जो कि एक है कश्मीर घाटी, एक है कश्मीर का दिल, और एक कश्मीर बोली बोलने वाले ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे और अल्पसंख्यक हिंदू भी। जम्मू के अंदर जो थे पहाड़ी, तलहटी, ये कश्मीर घाटी के बारे में है। जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र है। कश्मीर घाटी जिसे कश्मीर का दिल कहा जाता है, इसमें कश्मीरी बोलने वाले ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे, अल्पसंख्यक हिंदू थे। दूसरा था जम्मू। जम्मू पहाड़ी, तलहटी, मैदानी इलाकों का मिश्रण था। हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि धर्मों की कई भाषाओं के लोग यहाँ रहते थे। फिर है तीसरा लद्दाख। लद्दाख पर्वतीय इलाका है, बुद्ध मुस्लिमों की आबादी बहुत कम है। समस्या की जड़ें, जैसा कि जम्मू कश्मीर की समस्या की जड़ें 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में राजशाही थी, और इसके हिंदू शासक जो हरि सिंह थे भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने अपने को स्वतंत्र राज्य के लिए भारत पाकिस्तान से समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तानी नेता सोचते कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। वहाँ एक नेतृत्व करता था शेख अब्दुल्ला, के बारे में थोड़ा देख लेते। शेख अब्दुल्ला, कश्मीर के लोग सबसे पहले अपने को कश्मीरी और बाद में कुछ और मानते हैं। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया, उनका नेतृत्व किया, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। कांग्रेस के साथ में काफ़ी समय तक गठबंधन रहे। जन आंदोलन में अहम योगदान रहा इनका। महाराजा पद छोड़े और पाकिस्तान में जाने के खिलाफ थे शेख अब्दुल्ला जी, तो उनके बारे में ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने को भेजा, और कश्मीर के महाराजा ने भारत से मदद मांगी। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। महाराजा ने भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, सहमति। स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नीति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा करवाया जाना था। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। कब बने? मार्च 1948 में। कब? मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला क्या बनते हैं? जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये ध्यान रखना है, पहले प्रधानमंत्री पद हुआ करता था, फिर बाद में मुख्यमंत्री पद कर दिया गया था। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। और थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, जैसे 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान में एक परिवर्तन किया गया। ठीक है,
आपको ध्यान में क्या रखना है, 1965 में जम्मू एवं कश्मीर में जो मुख्यमंत्री का पद किया था वो प्रधानमंत्री का पद नाम बदल के, ठीक है। और सबसे पहले जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे वो थे मोहम्मद सादिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे, आपको ध्यान में रखना है, मोहम्मद सादिक। ये पहले मुख्यमंत्री थे राज्य के, जम्मू कश्मीर के। 1965 में पदनाम बदल के मुख्यमंत्री किया गया। भारत कश्मीर की स्वायत्ता को बनाए रखने से सहमत। संविधान में धारा 370 का प्रावधान, तो 370 धारा का भी ध्यान में रखना आप लोगों को कि धारा 370 किस राज्य से संबंधित थी, जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, उसको स्वतंत्र स्वायत्ता इसमें दी गई थी। पाकिस्तान का रवैया आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था कश्मीर पे, उसको आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आज़ाद कश्मीर कश्मीर घाटी का पाक का हिस्सा है। 1947 कबायलियों ने आक्रमण किया था और उस पर नियंत्रण कर लिया था एक हिस्सा जो था। भारत का क्या दावा है, भारत का दावा है कि ये एक अवैध अधिग्रहण है, ठीक है। आंतरिक विवाद, कश्मीर को संविधान में विशेष दर्जा 370 के तहत, राज्य का अपना संविधान होगा। इसके तहत भारतीय संविधान सारी व्यवस्था यहाँ लागू नहीं, संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू होंगे। राज्य के विशेष दर्जे से ये भारत के साथ नहीं जुड़ पाया, इस वजह से 370 धारा को हटा भी दिया गया है। अब इसकी दो विरोधी प्रतिक्रियाएं हैं। एक तो है कि जम्मू कश्मीर को इतनी वर्ष स्वायत्ता पर्याप्त नहीं है, भारत सरकार ने जनमत संग्रह के वादे को पूरा नहीं किया, ठीक है। धारा 370 के तहत विशेष दर्जा पूरी तरह अमल में नहीं लाया गया। जबकि दूसरी जो प्रतिक्रिया वो ये है कि धारा 370 समाप्त करने को अन्य राज्य के समान होना चाहिए और राज्य के विशेष दर्जे से भारत के साथ नहीं जुड़ पाया है। तो दोनों का ही अपना अपना तर्क है। राजनीतिक 1948 के बाद प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधारों की बड़ी मुहिम चलाई। उन्होंने इसके साथ साथ जन कल्याण की कुछ नीतियों पर भी लागू की। कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार केंद्र से अलग दोनों के बीच मतभेद थे। 1953 में शेख अब्दुल्ला बर्खास्त हुए, नज़रबंद कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला के बाद नेता लोकप्रिय नहीं रहे, कांग्रेस के समर्थन के दम पर ही राज्य में शासन चला सके। राज्य में हुई विभिन्न चुनाव में धांधली और गड़बड़ी में गंभीर आरोप लगे। 1953 से 1974 तक राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर। इस असर के बारे में देखेंगे हम कि किस प्रकार से रहता है। तो इसमें 1953 से 1974 तक की राज्य राजनीति पर कांग्रेस का असर। तो देखो बच्चों, इसके अंदर हम देखते हैं थोड़ा सा। इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में मिल गई थी, जैसे शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी, वो ध्यान में रखना है पहली बात। तो दूसरी बात जो कि राज्य की सत्ता में सीधे कांग्रेस के नियंत्रण में थी। 1974 से इंदिरा गांधी व शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता होता है। कब होता है? इंदिरा गांधी जी के बीच और शेख अब्दुल्ला के बीच 1974 में। 1974 में समझौता होता है शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी जी के बीच में। और शेख अब्दुल्ला क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से खड़ा किया गया और 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत हुआ। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हुई। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु कब हुई? 1982 में। ये आपको ध्यान में रखना है। उनके पुत्र थे फारूक अब्दुल्ला ने कमान संभाली। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राज्यपाल ने बर्खास्त किया और कश्मीर में नाराजगी के भावों पे 1986 में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में चुनावी गठबंधन हुआ। लोगों को लगा कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये रही थी 1953 से 74 तक की राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर। अब देखते हैं हम विद्रोही तेवर। विद्रोही तेवरों के अंतर्गत देखा जाए तो विद्रोही तेवर में देखेंगे हम विद्रोही तेवर। 1987 में विधानसभा चुनाव हुए। कब? 1987 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत हुई। लोगों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाए और 1980 से ही लोगों में प्रशासनिक अक्षमताओं को लेकर रोष था।
तो गुस्सा भड़का कि केंद्र के इशारों पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ हेराफेरी की जा रही है, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा था और राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। इस संकट ने राज्य में जारी उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण किया और उग्रवाद को पाक से नैतिक, भौतिक और सैनिक सहायता मिली। किससे सहायता मिली? पाकिस्तान से। 1990 के बाद के समय लोगों को उग्रवादी और सेनाओं की हिंसा भुगतनी पड़ती है। ठीक है। राजनीतिक संदर्भ भी देखना चाहे, राजनीतिक संदर्भ के बाद हम विद्रोही तेवरों की बात करेंगे। राजनीतिक संदर्भ में केंद्र राज्य के संबंधों को पुनर्विभाषित करने की मांग की गई पंजाबी सूबे गठन के बाद, और 1970 के दशक में अकाल युग के एक, ठीक है, तो 1973 में आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित हुआ। ये थोड़ा ध्यान रखना है। आनंद यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। 1973 में आनंदपुर साहिब में प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता को लेकर सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के वर्चस्व का ऐलान किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं हम आगे विद्रोही तेवरों के बाद। 1987 विधानसभा चुनाव हुए। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार। जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की गई। 2002 के विधानसभा चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिला और यहाँ पर एक पार्टी नहीं आती, पीडीए। इसका ध्यान रखना आपको, पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में अलगाव और उसके बाद उन्नीस से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति ने सर उठाया। 3 धाराएं, एक तो है कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, एक है कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो, और एक है कश्मीर भारत संघ का हिस्सा रहे लेकिन उसे और स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को अलग अलग ढंग से लुभाती है। इस क्षेत्र के लोगों की आम शिकायत उपेक्षा भरे बर्ताव, पिछड़ेपन को लेकर। इस जगह से पूरे राज्य की स्वायत्तता की मांग जितनी प्रबल थी उतनी प्रबल मांगे इस राज्य के विभिन्न भागों में अपनी स्वायत्तता को लेकर भी रही थी। शुरुआती सालों से उग्रवाद लोगों को कुछ समर्थन हासिल था, लेकिन अब यहाँ के लोग शांति की कामना कर रहे थे। अलग राष्ट्र की मांग की जगह अलगाववादी समूह अपनी बातचीत में भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते को पुनर्व्यवस्थित करने पर जोर दे रहे थे। अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संविधान से 370 धारा हटा दी और राज्य विभाजन को 2 केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में कर दिया गया। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, विशेषकर जम्मू कश्मीर से संबंधित और कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। एक तो क्या ध्यान में रखना है, 5 अगस्त 2019 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इस अधिनियम का ध्यान रखना है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या क्या बना दिया? 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, 2016 में जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो आपको बताना, महबूबा मुफ्ती
ये राज्य की जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इस चीज़ का नोट कर लें, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं हम। अगला राज्य जो है वो है पंजाब। जम्मू कश्मीर की समस्याओं को देख लिया और किस प्रकार से सुलझा इनका कर लिया। अब देखते हैं पंजाब। ये पार्ट बड़ा है वैसे तो, उसमें देखो हमने आधा अध्याय कर लिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसमें थोड़ा सा लग सकता है आपको 15-20 मिनट का वीडियोज़ है, लेकिन पार्ट भी तो काफ़ी बड़ा है, फिर भी हम कम ही समय में पूरा कर लेंगे। तो आप निरंतर पढ़ते रहो, देखते रहो इसको। पंजाब की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा हिमाचल प्रदेश बनाए गए। पंजाब से बने थे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखना है। इससे पंजाब की सामाजिक संरचना बनी। 1966 पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 में अकाली दल का गठन हुआ। ये ध्यान रखना, अकाली दल का गठन कब हुआ? 1920 में। अकाली दल ने जो पंजाबी सूबों के गठन का आंदोलन चलाया था, ठीक है। राजनीतिक संदर्भ हमने देख लिया। तो किस प्रकार से 1973 में आनंदपुर साहिब में प्रस्ताव पारित हुआ, स्वायत्तता की मांग उठाई गई सिख कौमों के द्वारा, और गठबंधन की सरकार के द्वारा पंजाबी सूबों के गठन के बाद ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। और सिख समुदाय भी जातीय वर्ग के आधार पर बांटा हुआ था, हिंदुओं के बीच समर्थन नहीं था। ये सारी चीज़ें इस राजनीतिक संदर्भ के अंतर्गत आती है। और साथ ही हम इसको भी देख लेते हैं और कि आनंदपुर साहिब जो 1973 में प्रस्ताव पारित हुआ था, इस प्रस्ताव में संघवाद को मजबूत करने की बात करता है, लेकिन इसे अलग सिख राष्ट्र अपील की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। इस प्रस्ताव का सिख समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई, तो अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग उठाई और कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत को अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की, ठीक है। हिंसा का चक्र, उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया। हिंसा के चक्कर में आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी सब गर्मपंथी और तत्वों में हाथों में आ गया और आंदोलन ने क्या ले लिया? सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया, ठीक है। स्वर्ण मंदिर था वह त्याग किले में तब्दील हो गया। स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसका ध्यान रखना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था ये हम बात कर रहे हैं। जैसे कि जो सिख थे उनके उग्रवादी जो लोग थे वो उस मंदिर में छुप जाते हैं हथियारों के साथ, और उनको निकालने के लिए सैन्य अभ्यास सरकार के द्वारा की जाती है और सफलतापूर्वक उनको मार भगाया जाता है। स्वर्ण मंदिर को भी सिखों की धार्मिक भावना आहत होती है और सिखों ने इसे धार्मिक विश्वास पर हमला माना, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी की भी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। फिर है पंजाब समझौता। पंजाब समझौता प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेताओं में बातचीत होती है, जिसे पंजाब समझौता कहा जाता है। राजीव गांधी और प्लस जो अकाली दल के नेता है उनके बीच में बातचीत होती है, जिसे पंजाब समझौता कहा जाता है। ये एक शांति की ओर प्रयास था। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष कौन था? हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ। कब होता है? 1985 में। समझौता कब होता है? 1985 में। और अकाली दल का नेता कौन था? हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनके बीच में होता है। पंजाब में अमन चैन कायम करने के महत्वपूर्ण कदम उठाए। चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। सरकार उग्रवाद प्रभावित लोगों को मुआवजा देगी। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के लिए न्यायाधिकरण बिठाया जाएगा। हरियाणा पंजाब सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति होगी। पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम वापस लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पंजाब समझौते के तहत हुई। अब इनके परिणाम देखते हैं समझौते के।
पंजाब में अमन न तो आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के बाद हिंसा का चक्र एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा के दबाने के लिए की गई कार्रवाई में मानवाधिकार व्यापक उल्लंघन हुआ। अकाली जो दल था वो बिखर गया था। फिर केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो में 24% मतदाता वोट डालने आए। 1990 के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1970 में अकाली दल और भाजपा गठबंधन को बड़ी मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे थे। ठीक है, ये आगे समझ में आपके पंजाब से संबंधित सारी चीज़ें हमने देख ली है। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसकी वजह से 31 अक्टूबर, ये भी ध्यान रखना, किताब में दे रखा तो आ सकता है, 1984 के दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। उनके अंगरक्षक जो सिख समुदाय से संबंध रखते थे। ठीक है, अब चलते हैं हम पूर्वोत्तर, लास्ट है। देखो ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया उन्हें, 20-25 मिनट में पूरा हो जाएगा। पूरे पार्ट को कवर कर लिया गया हमने सारी चीज़ों को। और एक ध्यान में रखना है आप लोगों को, जो अपन पढ़ रहे थे क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इसमें लास्ट टॉपिक है आपका पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर अब पूर्वोत्तर में हम मुख्य चीज़ों को देख लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र 7 राज्य जो कि इन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है। ये आपके त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड होगा, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, 7 बहनों के नाम से भी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को जाना जाता है। देश की 4% आबादी है। 22 किलोमीटर की पतली सी एक सैधारी इस इलाके को बाहर से जोड़ती है। आप मानचित्र को देखोगे तो पूरा देखते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ इलाका भारत को सिर्फ 22 किलोमीटर की पतली सी सैधारी इलाके से जोड़ती है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश इसकी सीमाएं लगती है और ये भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। अब पूर्वोत्तर जो राज्य है उसकी राजनीति में 3 मुद्दे हावी है। कितने मुद्दे? 3 मुद्दे। पहला मुद्दा है स्वायत्तता की मांग। कौन सी है? स्वायत्तता की मांग, जो कि 1970 के दशक में शुरुआती दौर की है। दूसरी है अलगाव के आंदोलन और तीसरी है बाहरी लोगों का विरोध, जो 1980 के दशक के बाद बाहरी लोगों का विरोध। ये पूर्वोत्तर राज्य की राजनीति में 3 मुद्दे रहे: स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। ठीक है, पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना, इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना, इस इलाके का देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले आर्थिक रूप से पिछड़ा होना, इन सब कारणों से पूर्वोत्तर के राज्य से बड़ी बेहतरीन मांगे उठी और इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय मांग काफ़ी बढ़ी है। लेकिन पूर्वोत्तर और शेष भारत की संचार व्यवस्था बड़ी लचर है। इससे राजनीति का स्वभाव ज़्यादा संवेदनशील रहा। 1947 के बाद बदलाव देखें। कब? 1947 के बाद पूर्वोत्तर भारत में बदलाव देखें तो देखेंगे कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का विलय भारत संघ में हुआ और विभाजन से ये इलाका शेष भारत से अलग थलग रहा। यहाँ की राजनीति अपने ही दायरे में सीमित रही। अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव रहा, विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाली शरणार्थियों के कारण जनसंख्या की संरचना में यहाँ बड़ा बदलाव आया। व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन, जैसे कि अब मेन बात की जाए, अपन को पूर्वोत्तर जो राज्यों में परीक्षा उपयोगी चीज़ें ध्यान रखनी, वो ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं कि नागालैंड कब राज्य बना? 1963 में। ये मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, इनका ध्यान रखना। मणिपुर
1972 में। 1972 में मणिपुर के साथ साथ आपको त्रिपुरा भी याद रखना है, ये भारतीय संघ के राज्य बने, और मेघालय भी, मेघालय, ये सब 1972। ठीक है। नागालैंड 1963, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, मेघालय 1972। वैसे ही आपको मिजोरम का ध्यान रखना है। मेन चीज़ यही है पूर्वोत्तर राज्य में परीक्षा में आने वाली, 1987। फिर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये भी 1987, ये ध्यान रखना। एकमात्र उनको ध्यान रखना, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, लेकिन मिजोरम, मिजो 1987 ध्यान रखना, ये अलग है। ठीक है। अब यहाँ पर स्वायत्ता की मांग थी, उसका समाधान कैसे किया? राज्य व्यवस्था के कुछ प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्ता को मांग संतुष्ट करने की कोशिश की। इन समुदायों को असम में ही रखा गया। कर्बी और दिमसा समुदायों को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्ता दी गई। बोडो जनजाति को स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। बोडो जनजाति को स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्ता की मांग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें हम, तो असम को बोडो, कर्बी, दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अपनी मांग के पक्ष में जनमत तैयार करने के प्रयास किए। जन आंदोलन को चले विद्रोह कार्यवाही में कई बार एक से ज्यादा समुदाय ने एक के खिलाफ अपनी दावेदारी जताई। समस्या क्या थी? छोटे छोटे निरंतर लघुत्तर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। मिजोरम के बारे में थोड़ा यहाँ दे रखा है, तो मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। मिजोरम का भारत संघ में राज्य कब बना? ये 1987। तो मिजोरम से संबंधित ध्यान रखना। लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट किसके नेतृत्व में? लाल डेंगा के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। ये भारतीय सेना के साथ 2 दशकों की लड़ाई चली गुरिल्ला युद्ध को लेकर। मिजो लोगों को मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे, इसलिए भारत संघ में उनका कोई नाता नहीं है। मिजो क्षेत्र में 1959 में अकाल पड़ा था। आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही स्वायत्त जिला बनाया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका रहा था। पाक का भी समर्थन रहा था वहाँ के उपद्रवी लोगों को सशस्त्र वगैरह देने में। अब स्वायत्ता की मांगों से निपटना आसान, क्योंकि संविधान में विभिन्नता का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद था। मुश्किलें ये आ रही थी जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की मांग की, तो पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा, एक तो मिजोरम में और एक नागालैंड। ठीक है। नागालैंड के संदर्भ में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर अंगमी झापू फिजो का नेतृत्व रहा था, और नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित किया। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के बाद लोगों ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित किया। अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। तो नागालैंड में जो नेतृत्व हुआ था विद्रोह का, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? अंगमी, लिख के बता देता हूँ, ये नागालैंड में, नागालैंड। अंगमी झापू फिजो, ये अंगमी झापू फिजो के नेतृत्व। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इनके समाधान के लिए एक संगठन आता है आसू, AAASU, ये ध्यान रखना। कौन सा आता है? आसू संगठन, इसका ध्यान रखना, परीक्षा पूछा जा सकता है। 1979 ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, इसका पूरा नाम क्या है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियंस। ठीक है। तो राजीव गांधी सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। 1985 में एक समझौता हुआ। जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान तो उसके बाद के सालों में समाये उनकी पहचान की जाएगी और वापस भेजा जाएगा।
आसू तथा असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर अपने को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। पार्टी थी असम गण परिषद। पार्टी कौन सी थी? असम गण परिषद। ठीक है, 1985 में समझौता होता है और असम गण परिषद पार्टी का नाम रखा गया 1985 में। ठीक है, ये क्या था? आंसू पूछ लिया जाए, ध्यान में रखना। ये एक छात्र संगठन था। क्या था ये? कि छात्र संगठन था। और ये छात्र संगठन था, इनका मुख्यतः ये था कि 1979 में विदेशी विरोध में आंदोलन हुआ था और इनकी मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसते हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। असमी जनता का भी समर्थन था इसका, लेकिन कोई राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं था। अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे के खिलाफ था ये आंसू। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक रहा है हमारा इस अध्याय का, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन में सबसे पहला आता है असम आंदोलन। असम आंदोलन जो चलता आपके 1979 से और 1985 तक। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी है। और डर क्यों था इनको? कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। आर्थिक मामले देखें तो भी तेल, चाय, कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद यहाँ गरीबी। असम की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से हमने सबक क्या सीखा? लास्ट सबक क्या सीखा? देखो, सबक ये सीखा हमने कि क्षेत्रीय आकांक्षा एक तात्कालिक राजनीति का अभिन्न अंग है। क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब ये नहीं कि ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है, बल्कि ये लोकतांत्रिक राजनीति के एक अभिन्न अंग है जो अपनी क्षेत्रीय स्वायत्ता को पूरा करती है। और भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी, क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह लोकतांत्रिक बातचीत का एक तरीका अच्छा हो सकता है। जैसे मिजोरम को उदाहरण ले, आज वो शांति का प्रतीक है। अलगाववाद से कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। आर्थिक असमानता को दूर करना, सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना, विभिन्न क्षेत्रों समूहों को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदारी बनाना, पिछड़ेपन को प्राथमिकता से दूर किया जाना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब लास्ट में जो प्लस बॉक्स रहा था उसके अंतर्गत की बात की जाए तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। किताब में हमारे ज़्यादा इसमें इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी कोई इम्पोर्टेंट रहेगा तो उसको मैं एक लास्ट जो हमारा प्लस बॉक्स है, प्लस बॉक्स नहीं लाया हूँ क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुन लो आप, और लिखना होगा तो अपन लिख देंगे प्लस बॉक्स की बातें। जैसे प्लस बॉक्स में एक रामास्वामी नायकर इम्पोर्टेंट है। कौन? रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर, इसके बारे में थोड़ी सी बात ये ध्यान में रखनी है आपको। इनकी एक पार्टी थी द्रविड़ कस्गम, और इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें प्लस बॉक्स शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बारे में हमने खूब देख लिया। दूसरा आता है हमारा जो प्लस बॉक्स है उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसके बारे में हमने देख लिया, जम्मू कश्मीर के नेता थे और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बने ये। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम आगे चल के तो मास्टर तारा सिंह आता है। कौन आता है? मास्टर तारा सिंह। ये भी प्लस बॉक्स में दे रखा है, तो इससे भी कुछ नहीं है, प्रमुख सिख धार्मिक और राजनीतिक नेता रहा था। ठीक है, और इन्होंने भी क्या किया था? पंजाब राज्य के निर्माण में समर्थक रहे थे। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल देख लिया था हमने कि किस प्रकार से समझौता होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, और जो अमृतसर में जो भी सैन्य कार्रवाई वगैरह हुई थी उनकी जो जांच थी वो किस आयोग की थी? नानावती जांच आयोग रिपोर्ट
नानावती जांच आयोग रिपोर्ट, इसका ध्यान रखना किससे संबंध है। ये 1984 के वो ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंध है। लालडेंगा, लालडेंगा के बाद देख लिया। लालडेंगा, लालडेंगा के बारे में आ सकता है थोड़ा सा। लालडेंगा, लालडेंगा कौन थे? मिजोरम नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे। मिजो नेशनल फ्रंट के नेता थे। ठीक है। अंगमी जापू फिजो जो नागालैंड की आज़ादी का आंदोलन चलाया था, वो हमने देख लिया। एक लास्ट और है, सिक्किम का विलय। क्या है? सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय ये भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा? 22वां राज्य बना था। ठीक है। सिक्किम के लोकतंत्र के बहाली के आंदोलन के नेता एक कांजी लेंदुप दोरजी खांगसरपा। नाम है बहुत कठिन है, शायद ये तो कुछ नहीं आएगा, इसको छोड़ो आप। राजीव गांधी जी के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना। राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी जी ने भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में भेजा था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1984 से 89 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। एक लास्ट रहा, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। गोवा, गोवा, गोवा पर किनका नियंत्रण था? पुर्तगालियों का नियंत्रण था। और भारत सरकार ने गोवा में कब प्रमुख संशासित प्रदेश बनाया? 1961 में। कब? 1961 में। देखो, देश आज़ाद होने की बात है, पुर्तगालियों ने तब जाके छोड़ा था। भारतीय जो सरकार ने गोवा में सेना भेजी, तब जाके इसको भारत के अंदर लिया गया। और यहाँ पर एक पार्टी थी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। इनकी मांग थी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए। ठीक है। लेकिन भारत संघ का एक राज्य कब बना गोवा? तो ये ध्यान में रखना, 1987 में। ठीक है। 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक रहा है आपका, लास्ट अध्याय रहा है 9वां, 8वां भारतीय राजनीति नए बदलाव। उसको अगली वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।